आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। तो टुडेज वी विल डिस्कशन अबाउट टॉप 15 हिंदी पेडागोजी क्वेश्चंस। यानी आज मैं आप सभी को हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके DSSB हो या KVS हो या आपका CTET हो, मोस्ट IMP होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की ओर। और आज की जो क्वेश्चन सीरीज है ये आपका संडे स्पेशल पर है, यानी संडे है आज, और इसी के स्पेशल के लिए, स्पेशलिटी के लिए, स्पेशल बनाने के लिए मैंने आज हिंदी पेडागोजी की क्लास आप सभी के सामने प्रस्तुत की है। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास से बढ़ने के लिए पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, पहला क्वेश्चन है, भूमिका एक शिक्षिका है जो कि प्राथमिक स्तर पर भाषण को पढ़ा रही है और पढ़ाते समय विशेषण की पहले परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? अब ऑप्शन देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि है, आगमन है, निगमन है, संश्लेषण है। तो आपका प्रत्यक्ष विधि और संश्लेषण कट होते हैं, अब आगमन और निगमन बचते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले भी हैं। तो इनको आज मैं आपके माइंड में ऐसा सेट कर दूंगा कि आप आज के बाद इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखते हैं क्या है हमारा आगमन विधि और निगमन विधि। तो यहाँ पर हम पहले आगमन विधि के बारे में बात करते हैं। आगमन विधि में क्या है कि हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। किससे ओर चलते हैं? उदाहरण से नियम। अब इसको क्लियर कैसे करेंगे? और निगमन विधि में हम, निगमन में जो होता है वो नियम से उदाहरण, पहले आगमन में उदाहरण जाएगा, निगमन में नियम आ जाएगा। अब छोटी सी कहानी बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर रोज़ सुबह 7:05 पर लाइट आती है और आप डेली उसको देखते हैं। टाइम आप डेली देखते हैं कि 7:05 पर लाइट आ रही है, डेली आप उसको देख रहे हैं और आपने एक हफ्ते इसको देखा, लगातार अवलोकन किया, और आपके यहाँ मान लीजिए एक हफ्ते बाद कोई सगे संबंधी आ गए। उन्होंने आपसे पूछा कि लाइट कितने बजे आएगी, क्योंकि मोटर चलानी है और ठंडे पानी से मान लीजिए उनको नहाना है। तो आप बोले कि 7:05 पर लाइट आएगी। ठीक है, तो ये आपने किस बेस पे बोला? आपको कोई नियम तो पता नहीं था, आपने डेली अवलोकन किया था। 7:05 पे आपके यहाँ लाइट सुबह आती थी, ये आपने अवलोकन किया था। तो आपने क्या किया? उदाहरण। आपने डेली देखा, तो ये आपके लिए क्या था? उदाहरण था। और आपने इसको इससे क्या बना दिया? नियम बना दिया। तो ये क्या हुआ? उदाहरण से नियम की ओर हो गया। अब निगमन विधि हम समझते हैं। कौन सी विधि? निगमन। अब आपके यहाँ मान लीजिए लाइट वाले ने कॉल करके आपको बता दिया कि भैया सुबह 6 साढ़े छः बजे लाइट आएगी और 6:30 से 8 बजे तक लाइट रहेगी। जो भी काम अपना आपका हो, इमरजेंसी वाला, पानी वगैरह भरने वाला, वो आप भर लीजिएगा। तो आपने घर में आके बता दिया कि ऐसा है कि लाइट सुबह 6:30 बजे आएगी और 8 बजे तक रहेगी, उसके बाद चली जाएगी, तो जो भी अपना काम हो सुबह कर लेना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? लाइट वाले ने आपको नियम बता दिया और नियम से आपने क्या कर लिया? उदाहरण। मतलब कि आपने उसी के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? निगमन विधि हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये इसका जो आपका राइट आंसर है वो सी है, यानी निगमन विधि है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रायबर्न के शब्दों के अक्षरों को इस्तेमाल करने की 3 विधियाँ बताई हैं। रायबर्न ने शब्दों व अक्षरों को इस्तेमाल, ये इस्माइल नहीं इस्तेमाल है, इतना तो आप भी समझते होंगे, इस्तेमाल करने की 3 विधियाँ बताई हैं। पढ़कर, लिख कर, भेद करके, देख कर, सुनकर, क्रिया करके, जानना समझना, वाक्य प्रयोग करके, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हमारा ये बी है, यानी पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर सुनते हैं उसके बारे में, और फिर इस पर क्रिया करते हैं। अब जैसे आपने लाइट के बारे में पहले देखा, फिर उसके बारे में सुना, और फिर उस पर क्रिया किया, यानी अपना जो पानी वगैरह जो भी भरना था वो आपने स्टार्ट किया। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक बालक प्रताप को प्रताप तथा ज्ञान को ज्ञान लिखता है। अब यह क्या है? मात्राओं की शुद्धि है। अब मात्राओं की यहाँ कोई बात ही नहीं है, आपको दिख रहा है प्रताप और प्रताप, कोई मात्रा की शुद्धि नहीं।
अनुनासिक आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है, अनुनासिक और अनुस्वार आपको कहीं पर ये दोनों कहीं बिंदियाँ दिख रही हैं, इस टाइप की कहीं बिंदियाँ दिख रही हैं। तो आप बहुत आसानी से इस तरह से भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। कहने का मतलब आप जितने राइट रॉन्ग क्वेश्चन वो टॉप आपके ऑप्शन हो उनको आप गलत कट कर दीजिए। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आपका कौन सा बचा? डी बचा, और यही राइट आंसर भी है, संयुक्त अक्षरों की अशुद्धि। अब जैसे मान लीजिए प्रताप है, प्रताप है, संधि विच्छेद में आपने पढ़ा होगा, क्या कर देंगे? आधा कर देंगे और आ जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। अब ऐसे ज्ञान है, ज्ञान, तो ये ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। अब ज्ञा किससे बनता है? का प्लस जा, तभी तो ज्ञान बनता है। उसी तरह से ये आपका संधि का एक टॉपिक था। कहने का मतलब संधि से लिया गया है और बाकी टॉपिक तो आपका हिंदी पेडागोजी का है। एंड अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। हिंदी भाषा में कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिकता और भाईचारे का, सौंदर्यबोध और विचारों का, भावबोध और अनुभूति का, वीरता और बलिदान का। तो हिंदी भाषा में कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सौंदर्यबोध और विचारों का होता है। यानी उनके विचारों में सौंदर्यता आए, उनके विचारों में शुद्धि आए, सकारात्मकता आए, यही सबसे प्रथम उद्देश्य होता है। अगर ये आ जाएगा तो सामाजिकता और भाईचारा तो आ ही जाएगा। भावों का बोध और अनुभूति अभी उनमें इतना नहीं है। वीरता और बलिदान की कविताएं आपने पढ़ी होंगी, पर जब तक सामाजिकता या ये जब तक उनके माइंड में सौंदर्य बोध और विचार बेहतर नहीं आएंगे तब तक ये वीरता और बलिदान की बातें आएंगी ही नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि अर्थपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, जिसके अनुसार सच्चा ज्ञान केवल तब पैदा हो सकता है जब नई सामग्री का ज्ञान उस ज्ञान के प्रकाश में होता है जो विद्यार्थी के पास पहले से है। अब यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बहुत ही हॉट और फेमस क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो बी है, ये डेविड और आजुबेल के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये बताया था कि बालक के मस्तिष्क में जो पूर्व ज्ञान है, जो पहले से ज्ञान है, उस ज्ञान में जब हम नया ज्ञान जोड़ते हैं तो सच्चा ज्ञान केवल तभी पैदा हो सकता है। यानी बालक तभी उस चीज़ को बेहतर ढंग से अपने मस्तिष्क में सामंजस्य बिठा सकता है या उसको बेहतर ढंग से समझ सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए आधारभूत कौशल है। अब डैश की जगह पे भरना है आपको। तो प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए आधारभूत कौशल क्या है? सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना और पढ़ना बोलना। सभी जानते हैं जो प्राथमिक स्तर पर मेन जो उनका होता है वो उनका होता है कि वो सुनना, ये बोलना और लिखना होता है। क्या होता है? बोलना और लिखना। और बोलना और लिखना नहीं होता है। बोलना और लिखना, अब आप देखिए मैं इसको आपको उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलना, बोलना दो जगह है, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए लिखना सही है पर बोलना बोलना दो जगह है। अब आप अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? सुनना और बोलना, बोलना हो नहीं सकता क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बोलना बहुत थोड़ा सा कम होता है बच्चों का। ये आपका स्किल हाई स्कूल लेवल पर ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है। बोलना बोलना दो जगह आ गया, ए और बी गलत। अब पढ़ना और बोलना यहाँ भी आ गया, ये भी गलत। अब पढ़ना और लिखना आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि बच्चों को आधारभूत कौशल यही होते हैं। इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि लिखने से उनके जो सूक्ष्म मोटर कौशल होते हैं, जो उंगलियां होती हैं, वो अच्छे से, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो अच्छे से विकसित हों, इसलिए उनको लिखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और पढ़ने से उनका क्या होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बेहतर हो सके। प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए ये दोनों कौशल आधारभूत होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य सभी किस प्रकार की सामग्रियां हैं? समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, आप बाल साहित्य की पुस्तकें भी बहुत सारी पढ़ी होंगी, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं बहुत सारी। अब तो उसका प्रचलन बंद हो गया जब से फ़ोन वगैरह आ गया, नहीं तो पत्र पत्रिकाएं पहले आपके कबूतरों के द्वारा या ईमेल के द्वारा वैसे भेजे जाते थे। कहने का मतलब है पत्र भेजे जाते थे। राजा महाराजाओं के समय में तो देखते ही थे किस प्रकार से पत्र भेजे जाते थे। आपने टीवी चैनलों में भी देखा होगा, महाभारत वगैरह में। तो ये किस प्रकार की चीज़ें हैं? तो ये आपकी जानते हैं दृश्य सामग्री है, क्योंकि श्रव्य सामग्री में आपकी सुनने वाली चीज़ें आती हैं, दृश्य श्रव्य में आपकी सुनने और देखने वाली, यानी वीडियो प्लेयर, वीडियो ऑडियो दोनों मिक्स आता है, जो आपकी मूवीज़ वगैरह होती हैं। मूवीज़ वगैरह में ऑडियो वीडियो दोनों होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई मूवी होती हैं जिनमें वीडियो होता है, ऑडियो नहीं होता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आठवां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए उचित है? अब देखिए, गलतियों पर बिल्कुल ना ध्यान देने से वो सुधर जाती हैं।
बिल्कुल नहीं। गलतियाँ अगर कोई बालक कर रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बाल अपराध की ओर चला जाएगा। बच्चों को उनकी गलतियाँ समझ आना उनके भाषा विकास में बहुत बड़ी बाधा है। बिल्कुल नहीं भैया। बच्चों को उनकी गलतियाँ समझ आना उनके भाषा विकास में बाधा नहीं है, बल्कि उनकी सहायता है। क्योंकि उनको अगर पता चल जाएगा कि जैसे अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि बच्चा ज्ञान को ज्ञान लिख रहा था, अब उसको अगर पता चल जाएगा जिस तो वो उसके लिए बाधा है या उसके लिए अच्छाई हो, उस चीज़ को सुधार लेगा। तारे ज़मीन मूवी में क्या होता है, वो अक्षरों को उल्टा लिखता है, उसको अक्षर समझ में ही नहीं आते हैं। अब वो अगर अक्षरों को समझ जाएगा तो उसका जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्व हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप खुद ही सोचिए। तो ये उसके लिए तो बेहतर ही बात हुई ना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका क्या है। कहता है कि अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अब अर्थ की गहनता को समझना है। द्रुत है, धीमा है, सस्वर है और मौन है। अब ये आपका प्राइमरी स्तर पर नहीं है, क्योंकि अर्थ की गहनता को समझने की बात की जा रही है। अर्थ की गहनता को आप हायर एजुकेशन में जब आप देखते हैं तो देखिए, शुरुआत में बच्चों को बोल बोल कर पढ़ाया जाता है, जिससे उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो। उनको उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है। लेकिन अगर अर्थ की गहनता को समझना है तो आपको मौन पठन करना ही होगा, क्योंकि मौन पठन में क्या होता है कि हम बिल्कुल एकाग्र होकर, एकाग्र मन से उस चीज़ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार, दो बार, कई बार, बार बार पढ़ने से वो चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो 10वां नंबर का प्रश्न है वो आप देख रहे हैं। उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत आप देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। इससे क्या होता है कि एक शिक्षक का जो हौसला होता है वो और बढ़ता जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषाओं को सुनकर स्वयं क्या करते हैं। अपना लघु व्याकरण बना लेते हैं, भाषा के नियम नहीं बना सकते, अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते, भाषा का सृजनशील नहीं कर सकते। अब इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो इसका मैं तर्क देता हूँ। अब आप मान लीजिए भाषा को बच्चे को हिंदी आ रही है, और उसने किसी इंग्लिश वाले सुनने वाले बच्चे को देखा, तो क्या करेगा, वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेगा। कहने का मतलब है वो क्या, इंग्लिश के रूल्स को बना लेगा ट्रांसलेट करके, कि हिंदी में जो वो इंग्लिश में जो बोल रहा है उसको मैं हिंदी में कर लूँ, या मेरे हिंदी को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँ। तो जब तक उसको ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़ाए नहीं जाएंगे तब तक वो क्या खुद से ट्रांसलेशन के रूल बना लेगा, हिंदी वाले रूल्स को इंग्लिश में लगा देगा। तो ये जो है संभव नहीं है। तो वही है कि बच्चे अपने आसपास की भाषाओं को स्वयं भाषा के नियम नहीं बना सकते हैं। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। आपको क्या लगता है, सांकेतिक भाषा इसका राइट आंसर है। कि जो बच्चा होता है वो संकेतों के माध्यम से ही स्टार्टिंग में बताता है, या उसका माध्यम होता है चीज़ों को अपनी चीज़ों को दूसरों तक, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अब सांकेतिक भाषा, अब आप इसको भी समझ सकते हैं, जैसे बच्चा है आपके यहाँ छोटा, या आसपास पड़ोस में देखा होगा, तो ज़्यादातर जब छोटा बच्चा होता है तो वो उंगलियों के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 12वां क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका हिंदी पेडागोजी में लिया गया है, ये हिंदी पेडागोजी में आया है, वैसे ये आपका सीडीपी का है। पर देखते हैं क्या है, गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत कितने क्षेत्रों में बांटा है, 8, 7, 6, 5। तो राइट आंसर 8 है, आप सभी को भी पता होगा, ए इसका राइट आंसर है। और कह रहा है कि वाचन के प्रमुख आधार कौन से हैं। तो वाचन के 2 प्रमुख आधार। अब यहाँ पर वाद विवाद, सस्वर वाचन, चित्र वर्णन। और इसका जो मेन आधार है वो स्वतंत्र आत्म प्रकाशन है। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन का मतलब बच्चे को स्वतंत्रता दे दी जाए कि वह वाचन करे, स्वतंत्रता के रूप में उसको बाधित ना किया जाए कि तुम इतने से इतने पैरा तक पढ़ो, या इस प्रकार से पढ़ो, या ऐसे ही पढ़ो। ये सारी चीज़ें ना करके उसको स्वतंत्रता दे दी जाए कि तुम वाचन करो बेहतर ढंग से, तो वो ये उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा, स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है आपका, वो कहता है कि श्रुत लेख का क्या अर्थ है। अब श्रुत लेख का क्या अर्थ है, अब इसको तोड़ दीजिए। सूत्र प्लस लेख। श्रुत मीन्स सुनना, लेख मीन्स लिखना, तो सुनकर लिखना। अब आंसर देखिए, किसी लिखावट के पीछे या बाद में अनुकरण करके लिखना, बिल्कुल नहीं। सुना हुआ लेख जिसमें अध्यापक बोलता है और छात्र लिखता है, बिल्कुल राइट आंसर। लिपि प्रतीकों से संबंधित लेख कोई मतलब नहीं, सुंदर लेख आपका ये है नहीं, वो अनुलेख वगैरह होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सुंदर लिखावट क्या है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, वहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया था कि बच्चों को लिखना स्टार्टिंग स्तर पर लिखने के लिए और पढ़ने के लिए
उनको प्रेरित किया जाता है। लिखने से क्या होता है, सूक्ष्म मोटर कौशल, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो बी है, सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित होता है और पढ़ने से उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है। तो सुंदर लिखावट किससे संबंधित है, ये आपका सूक्ष्म मोटर कौशल से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर बी है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप सब देख सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। क्या समस्या है, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव है, विद्यार्थी की योग्यता में भिन्नता है, विद्यार्थी में असमान रुचि का होना। तो भाषा शिक्षण की समस्या है, अभी भाषा शिक्षण की समस्या है, ठीक है, अब भाषा की कक्षा है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, भाषा परिवेश का जो है वो उचित निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे समावेशी कक्षा है, तो कोई बच्चा हिंदी वाला होगा, कोई बच्चा उर्दू वाला होगा, कोई बच्चा संस्कृत से होगा, या कोई बच्चा कन्नड़ होगा, या कोई बच्चा बिहारी होगा, या अन्य तरह की भाषाओं के बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर किसी एक भाषा परिवेश का निर्माण हो पाना मुश्किल है। तो आज की ये हमारी क्वेश्चन सीरीज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। और ये संडे स्पेशल में था, इसी तरह से नेक्स्ट संडे में फिर से हम मिलेंगे और उस संडे में हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास के एंड की ओर, जैसे कि हो ही चुका है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे शिक्षक का उत्साह मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद, इजाज़त और धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वतंत्र और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। और